नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। एक जमाना था जब राजा महाराजा शिकार किया करते थे। उस जमाने में शिकार एक शौक हुआ करता था। जंगल के मासूम जानवरों को मारने का शौक। आजादी के बाद इस पर रोक लगा दी गई, लेकिन राजा महाराजाओं का ये राज रोग अवैध शिकारियों को लग गया। आज अकेले मध्य प्रदेश में 8,505 अवैध शिकारी हैं। ये सभी शिकारी जमानत पर छूटे हुए हैं। साल में 1-2 बार पेशी होती है, लेकिन सजा का कुछ अता पता नहीं। इनमें से कुछ मामले तो 10 साल से लंबित हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अवैध शिकार के मामले में लापरवाही का जंगल महकमा मुकदमा दर्ज करता है, लेकिन मुकदमा वर्षों तक कानून की दहलीज पर पड़ा रहता है। कई वर्ष बीतने के बाद सबूत नष्ट हो जाते हैं, गवाह मुकर जाते हैं, मुकदमा खत्म हो जाता है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के जंगली प्राणियों के प्राण खतरे में हैं। गुना जैसी घटना के बाद प्रशासन कुछ देर के लिए जागता है। जैसे ही मामला शांत होता है, जिम्मेदार अधिकारी गहरी नींद में फिर सो जाते हैं। आखिर कब तक अवैध शिकार होता रहेगा? कब तक पुलिस और वन कर्मियों पर हमले होते रहेंगे? आज इसी पर करेंगे चर्चा। फंदे से बाहर शिकारी। और अब नौबत यह आ गई है कि मध्य प्रदेश में शिकारी पुलिस का शिकार कर रहे हैं। गुना में अवैध शिकारियों की तरफ से 3 पुलिसकर्मियों की हत्या तो ताजा प्रकरण है ही। इसके पहले भी 51 बार पुलिस पर हमले हो चुके हैं। ये हमले पिछले 5 महीने में हुए हैं। हर महीने औसतन 10 हमले हो रहे हैं। ये तो वो मामले हैं जिन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। शिकारियों की तरफ से आम जनता से लेकर जागरूक लोगों पर भी कई हमले किए जाते हैं। गवाहों पर भी हमले होते हैं। हमले का कारण शिकारियों की संख्या और दबदबा है। हर शिकारी का कोई ना कोई राजनीतिक कनेक्शन जरूर दिखाई देता है। गुना में पुलिस वालों को मारने वाले शिकारियों के भी राजनीतिक कनेक्शन उजागर हुए हैं। सभी दलों के नेताओं के साथ उनकी फोटो है, इसलिए अवैध शिकार के मामले में राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है। दूसरी तरफ संसाधनों की भी कमी। वन अमले के पास आधुनिक ट्रैक सामग्री जैसे कैमरे, दूरबीन, स्वचालित हथियार वो नहीं है। प्रदेश में आरक्षक और वन क्षेत्रपालों के 4,000 पद खाली हैं। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र कुल 16,858 वन कर्मियों के भरोसे चल रहा है। इससे जंगली जानवरों की सुरक्षा के प्रति लापरवाही साफ झलकती है। स्टाफ की कमी के कारण जंगल भी कट रहे हैं। वन्य प्राणियों के हमले आवासीय क्षेत्रों में बढ़ने से कई बार ग्रामीण भी उन्हें मार देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा शिकारियों से है। साल 2019 की बात कीजिए तो 2019 से लेकर 2021 तक 1140 वन्य प्राणियों का शिकार हो चुका है। शिकार का कारण अंगों की तस्करी है। बाघ और काले हिरण के जो अंग हैं वो सबसे ज्यादा बिकते हैं। भालू जैसे जानवरों के अंगों का भी व्यापार होता है। मध्य प्रदेश में जंगली जानवरों के अंग करोड़ों रुपए में बेचे जाते हैं। इन अंगों का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। दूसरे देशों में ये व्यापार किया जाता है, यानी दूसरे देशों में इसे बेचा जाता है। इसलिए जंगल में जानवर सुरक्षित नहीं है और इन जानवरों को सुरक्षा देने वाले पुलिस वालों पर भी मौत का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश में वन्य प्राणियों की सुरक्षा का क्या हाल है, ये जानने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। और उसके अलावा ये भी कि एक तरफ हम वन्य प्राणियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन हमले अब जो शिकारी हैं वो पुलिस पर भी कर रहे हैं। नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। ताजा घटनाक्रम जो गुना के आरोन का निकलकर सामने आया था, उसने प्रशासन की नींद उड़ा दी और उसके बाद तमाम मुद्दों को हाईलाइट होना पड़ा, यूं कह लीजिए, क्योंकि ऐसे मुद्दे कई सारे आते हैं लेकिन दब जाते हैं, दबा दिए जाते हैं। आपको हम लगातार ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से इस मामले में मामला दर्ज होता है, फिर जमानत पर छूट भी जाते हैं। 2-3 पेशियां हुई, गवाह मुकर गए, मामला रफा दफा खत्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतना बड़ा बजट जब है उसके बावजूद भी शिकारी अगर शिकार कर रहे हैं या वो कोई बड़ी सजा नहीं मिलने के बाद उनके हौसले पस्त नहीं है, उनके हौसले बुलंद हैं, तो ये अपने आप में गंभीर विषय है। इस पर क्यों बहुत पहले से ही विचार नहीं हुआ, जबकि ऐसी घटना हमने देखी है, कई बार ऐसी घटना सामने आई है। इस बार 4 पुलिसकर्मी मरे हैं, उससे पहले कुछ कम आंकड़ा होगा। अब प्रशासन नींद से जागा है। नीरज जी बिल्कुल पारुल जी, देखिए जिस तरह से अगर जो शिकार की घटना है लगातार सामने आती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो शिकारी हैं वो जिस तरह से जंगली जानवर हैं, उनमें से कई जंगली जानवर ऐसे हैं जिनकी जो नाखून है, जिनकी खाल है, वो काफी महंगी जो है बिकती है, जिसकी विदेशों में ज्यादा डिमांड है। तो कहीं ना कहीं जो शेरुए हैं, शेर है और इनके शिकार इसके लिए ज्यादा किए जाते हैं
जिस तरह से भालू की जो खाल है वो भी काफी कीमती है। ये सारा जो मटेरियल है वो चाइना द्वारा खरीदा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो शिकारी हैं वो पैसे के लालच में भी शिकार करते हैं। तो कई कुछ शिकारी ऐसे हैं जो सिर्फ अपने शौक के लिए, अपने स्वाद के लिए उन बेजुबान जानवरों का शिकार करते हैं। हालांकि शिकार की जो घटना है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं देखने को मिली हैं, जिनमें जब शिकारियों को रोका गया तो उन्होंने रोकने वालों पर हमला कर दिया और कई आम आदमियों पर भी हमले हुए। यहाँ तक कि अब गुनाह की जिस तरह से अभी जो घटना दिखती है उसमें 3 पुलिसकर्मियों को ही मौत के घाट उतार दिया गया। तो कहीं न कहीं पारुल जी देखिए, सबसे पहली ज़रूरत यहाँ पर है फॉरेस्ट अमले पर निगरानी करने की और फॉरेस्ट अमले को मजबूत करने की, क्योंकि जिस तरह से जो वन विभाग के अमले की बात की जाए तो काफ़ी कम अमला जो है वन विभाग के पास है। जिस तरह से जो ज़मीन का जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी ज़्यादा है और जो कर्मचारी हैं वो काफ़ी कम है। दूसरी बात, उनके पास जो है अत्याधुनिक हथियार नहीं है। कि उनको पहले बंदूकें दी गई थी, लेकिन उन बंदूकों को चलाने की परमिशन उनको आज तक नहीं मिल पाई है। सरकार द्वारा बंदूकें उनको प्रदान की गई हैं, लेकिन परमिशन उनको चलाने की नहीं है। यानी कि हथियार होने के बावजूद वो उस हथियार का उपयोग नहीं कर सकती। यदि कोई ऐसी घटना उनके सामने आती है तो पहले उनको पुलिस को सूचित करना पड़ता है, तब पुलिस स्पॉट पर आती है। तो जो कार्रवाई होती है वो सिर्फ एफआईआर तक सीमित रह जाती है, क्योंकि जब तक शिकारी या तो फरार हो चुके होते हैं या पकड़े भी जाते हैं तो उनके पास से खासा ऐसा सामान बरामद नहीं होता है जिससे उनको कड़ी सजा दिलवाई जा सके। सबूतों का काफी अभाव रहता है, तो इसके चलते भी शिकारी जो है जल्दी बरी हो जाते हैं। तो सबसे पहली जरूरत वन अमले को मजबूत करने की है। जिस तरह से यदि उस समय गुना में जब घटना हुई, यदि फॉरेस्ट का अमला और पुलिस का अमला मिलकर उन शिकारियों को पकड़ता तो शायद इतनी बड़ी घटना होने से रुक सकती थी। जिस तरह से बात की जाए, ग्वालियर चंबल संभाग में भी एक बड़ा जो है जंगल है, जहाँ पर हिरण, शेर, चीतल सब पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी शिकार की घटनाएं लगातार होती हैं, क्योंकि यहाँ पर मोर भी काफी अधिक मात्रा में पाई जाती है और मोर के जो पंख हैं वो भी जो है पूजा पाठ में, धार्मिक अनुष्ठानों में काम आते हैं। तो इस तरह से मोर का भी शिकार काफी ज्यादा उस क्षेत्र में किया जाता है। हालांकि कई शिकारी उस एरिया से भी पकड़े गए हैं लेकिन कार्रवाई के नाम पे सिर्फ उनको बंद किया जाता है, एफआईआर की जाती है, फिर वो जमानत पे बाहर छूट जाते हैं। अभी तक कोई ऐसी कड़ी कार्रवाई शिकारियों पर नहीं हुई है जिससे उनके अंदर खौफ मौजूद हो, फॉरेस्ट अमले का खौफ मौजूद हो, पुलिस का खौफ मौजूद हो, जिससे वो इस प्रकार की जो है जो शिकार करने से डरें। जी बिल्कुल। और अब इस मामले में ये भी आवाज़ उठने लगी है कि ऐसे शिकारियों को कड़ी सज़ा हो तब जाकर उन्हें कोई सबक मिलेगा, क्योंकि लगातार इस तरह के मामलों में शिकायतें होती हैं, मामला दर्ज होता है, 2-3 पेशी जाइए, जमानत मिल जाती है और उसके बाद थोड़े दिनों बाद ये मामला रफा दफा भी हो जाता है। लेकिन अब ऐसा ना हो, क्योंकि इन शिकारियों के हौसले इस हद तक बुलंद हो गए हैं, इनका लालच, जो ये बॉडी पार्ट्स सेल करते हैं, बेचते हैं दूसरे देशों में जानवरों के, वो लालच इनका इतना बढ़ गया है कि यह पुलिस वालों पर हमला करना शुरू कर चुके हैं। पुलिस कर्मियों पर हमला किया, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उन पर भी हमला करते हैं। जो हम देखते हैं जो अवैध लकड़ी के तस्कर होते हैं, फिर चंदन की लकड़ी हो या फिर जंगलों से काटी जा रही लकड़ियों को, वो भी इस तरह के हमले करते हैं और उसके बावजूद भी उन्हें रोकने के लिए कोई बड़ा बिग प्लान नहीं बनाया गया आज तक। सिर्फ चौकियां होती हैं जहां पर उन्हें रोका जाता है, कई बार उनसे भी तालमेल बैठ जाता तो वहां से भी रवाना कर दी जाती है। लेकिन अगर उनके हौसले इस तरह से बढ़ते रहेंगे, उनके हौसलों को पस्त नहीं किया जाएगा, उन पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई ऐसा एक्ट, कोई ऐसा कानून नहीं होगा कि अगर आप जानवर का शिकार कर रहे हैं तो वो एक जीव का शिकार है, मनुष्य का शिकार है, या मनुष्य की डेथ है, जानवरों की डेथ नहीं है, क्योंकि वो जानवरों की गिनती में आते हैं। अगर इस तरह से कंपेयर करके, धाराओं में परिवर्तन करके या कानून में कोई संशोधन करके इस मामले में कोई कड़ी धारा, कड़ा कानून लाया जाए तो शायद हो सकता है इन शिकारियों के हौसलों को पस्त किया जा सके, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले अब सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल पारुल जी, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। यदि माना जाए तो कई बार शिकार इसलिए भी हो जाता है क्योंकि लगातार जिस तरह से जो मकानों की संख्या बढ़ रही है और हम जंगलों की तरफ लोग अपने मकान बनाते जा रहे हैं, जंगल सीमित होते जा रहे हैं, तो ऐसे में जंगली जानवर शहर के अंदर घुस जाते हैं। तो कई बार ग्रामीणों को मजबूरन भी ये कदम उठाना पड़ता है कि वो उस जानवर का शिकार कर दें। इसके अलावा मानव जो जो जानवरों के अंग है उनकी तस्करी तो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ही, क्योंकि माना जाता है कि काले हिरण के जो अंग हैं, जो पार्ट्स हैं, वो काफी महंगे बिकते हैं।
साथ ही शेर के जो नाखून है, शेर के जो और जो खाल होती है, उसकी कीमत भी जो विदेशी मार्केट में काफी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं इसलिए इनका शिकार रुक नहीं पा रहा है। हालांकि पैसों के लालच के चक्कर चलते हुए शिकार किया जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो काले हिरण का शिकार पूरी तरह से बैन है, वहीं मोर का शिकार भी पूरी तरह से बैन है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा इन्हीं चीजों का शिकार जो है देखने को मिल रहा है। इसलिए पारुल जी, सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि फॉरेस्ट अमले को पहले तो अत्याधुनिक हथियारों से मजबूत किया जाए, और दूसरी बात ये कि पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जाए, क्योंकि वही फॉरेस्ट अमला है जिस पर कई बार भ्रष्टाचार के भी आरोप लगते रहे, और कई बार फॉरेस्ट अमले के लोग ही मिलकर शिकार करवाते हैं। जिस तरह से चंदन की तस्करी हो, अन्य पेड़ों की तस्करी हो, वो भी उसमें भी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट अमला लिप्त पाया जाता है। क्योंकि जिस तरह से जंगलों के यदि आज भी हम जंगलों में जाएंगे तो बाहर से तो पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे, लेकिन जब हम अंदर एंट्री करते हैं तो देखते हैं पूरे पेड़ साफ कर दिए गए, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो है बात जो अपना पर्यावरण है वो भी अपना संतुलन खोता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट अमले पर नजर बनाए रखने की इस समय सरकार को काफी ज्यादा जरूरत है। जहां उनको अत्यधिक हथियार उपलब्ध कराए जाएं, तो दूसरी तरह उन पर मॉनिटरिंग की भी सरकार को करनी पड़ेगी कि फॉरेस्ट अमले के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। यानी एक डाउट जी ये भी है नीरज कि जो गुना वाला मामला है या कुछ अन्य मामले हैं, उनमें फॉरेस्ट ऑफिसर्स की संलिप्तता के बगैर एक किसी भी जीव का शिकार करना मुमकिन लगता नहीं है, क्योंकि जंगल में अगर कोई प्रवेश कर रहा है, 4-4, 5-5, 7-7 हथियारों से लैस शिकारी प्रवेश कर रहे हैं, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को या फॉरेस्ट ऑफिसर्स को जो क्षेत्र के उनको जानकारी ना हो, कैसा मुमकिन है? बिल्कुल पारुल जी, देखिए जाहिर सी बात है कि इस तरह की गतिविधियां जो है मुमकिन नहीं हो पाती हैं जब घर का भी, जिस तरह से हमारे यहाँ एक कहावत है कि लंका ढाता है, यानी कहीं ना कहीं जब घर का ही व्यक्ति बताता है कि यहाँ पर ये चीज उपलब्ध है, और कहीं ना कहीं उनको उनकी शय रहती है, अधिकारियों की शय रहती है, तभी शिकारियों की कहीं ना कहीं इतनी हिम्मत बढ़ पाती है, या फिर किसी बड़े नेता की, बड़े राजनीतिक संरक्षण, बड़े अधिकारी का बिल्कुल, तो संरक्षण। कहीं ना कहीं कुछ तो अंदर खाने बातचीत होगी या तालमेल होगा। मैं लौटूंगी नीरज आपके पास, आप बने रहिए। नरेश गांगुली जी अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट से, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। नरेश गांगुली जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? जी जी बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। नरेश जी, ऐसे मामले जब आप लोगों के संज्ञान में आते हैं तो मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि हम जब चर्चा कर रहे हैं तो ये बातें भी निकल कर सामने आ रही हैं कि 2-3 पेशी अटेंड कीजिए, गवाह कई बार पहुंचते नहीं है और गवाही नहीं हो पाती उनकी, या वो बदल जाते हैं, उसके बाद मामला रफा दफा हो जाता है, बात खत्म हो जाती है। एक तो इस चीज की क्लैरिटी हमारे दर्शकों को आपके माध्यम से मिल जाए। दूसरा, इस मामले में जब ये पुलिसकर्मियों पर इन्होंने हमला किया है तो इन पर किस तरह के मामले बनते हैं, और किन अब आगे इन पर क्या कार्रवाई होगी, किन धाराओं के तहत मुकदमा होगा? देखिए, मैं आपका सबसे पहला जो आपने सवाल किया मुझसे कि क्या इन केसों में गवाह बदल जाते हैं, हॉस्टाइल हो जाते हैं, वास्तव में आपने ये शासन प्रशासन की दुखती रग पर हाथ रखा है। इसमें 100% सच्चाई है। होता क्या है कि जैसे जो ये मामले दर्ज होते हैं, वन्य प्राणियों के अवैध शिकारों के जो मामले दर्ज होते हैं, या और भी कई जैसे शराब के मामले हुए हैं, रेत खनन के मामले हुए, तो वास्तव में जो गवाह होते हैं वो केस चलते चलते वो केस 2 साल चले, 4 साल चले, 6 साल चले, वो बदल जाते हैं और वो हॉस्टाइल हो जाते हैं, और उनके बदलने के कारण जो आरोपी है वो बाइज्जत भी हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात आपने मुझसे पूछी है, बहुत ही संवेदनशील मामला है ये, और वास्तव में इसमें सच्चाई है, 100% सच्चाई है। दूसरा, जैसे आपने सवाल किया कि पुलिस कर्मियों के मामले में कि उन पर हमला हुआ तो उन पर क्या केस दर्ज होता है। देखिए, इस केस में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हुई, तो जरूर जो भी आरोपी उनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज हुआ है वो अरेस्ट हुए हैं, और शासन प्रशासन एवं सरकार ने भी यह कहा है कि इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन कंचन जी, मैं इस बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि देखिए, ये जो मामले होते हैं ना, कि जैसे ये व्यक्ति शिकार करने गए, और बाकायदा ये एक गंभीर सोच का विषय है कि शिकार करने गए हैं और उनके हाथों में हथियार भी हैं, और वो पुलिस कर्मियों को मौत के घाट भी उतार रहे हैं, पुलिस कर्मियों पर उन्होंने हमला किया, तो कहीं न कहीं शक की सुई इस बात की तरफ जाती है कि ये इनका पहला मामला नहीं होगा कि पहली बार ये शिकार करने जा रहे हैं। आप भी इस बात को समझ रहे हैं। यदि कोई नौसिखिया शिकारी होता तो सुसज्जित हथियारों से लैस होकर नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं ये बात उठती है कि शासन प्रशासन पुलिस की नाक के नीचे ये सब मामले होते हैं, पुलिस अनदेखा करती है। जैसे आप अवैध शराब का ही मामला ले लीजिए,
कहीं कहीं अवैध शराब के जो मामले होते हैं पुलिस के संरक्षण में चलते हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि जब उनको ढील दी जाती है तो बड़ा कोई मामला होता है, बड़ी कोई घटना होती है, तब जाके पुलिस जागती है। फिर मैं आपका और दर्शकों का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि जो शिकारी शिकार करने गए, मेरे को ऐसा लगता है कि वो पहली बार नहीं गए, ये उनकी आदत में शुमार था। अन्यथा वो शिकार करने गए, पुलिस वालों ने उनको रोका और उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया, फायर किए, उनके पास बंदूकें दिए, तलवार दिए, तो कहीं ना कहीं ये सुसज्जित होके गए हैं। तो उनको इस बात का अंदेशा था कि हमारे ऊपर कुछ भी हो सकता है। जी बताएं। बिल्कुल, और ऐसे में मैं वही समझना चाह रही थी आपसे कि आपको लगता है कि जो अभी कानून है वर्तमान में शिकारियों के लिए, जो शिकार करते हैं या जीवों की हत्या करते हैं, उनके लिए जो अब तक कानून है वो इतना ज़्यादा सख्त नहीं है कि उन्हें सज़ा हो सके? बिल्कुल सख्त नहीं है, बिल्कुल। मैं तो इस बात को पुरजोर तरीके से रखूंगा कि बिल्कुल सख्त नहीं है। देखिए, पुलिस वाले भी अपनी जान हथेली पर लेकर ऐसे इलाकों में गश्त करते हैं, जब उनके ऊपर ऐसे अटैक होते हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके पहले 51 बार पुलिस पर हमला हुआ है। तो इस बात क्या सोचकर शासन प्रशासन इसमें ढील देता है? आपके हाथ में सब चीजें हैं। जब आप अन्य कानून बना सकते हैं, संसद में पास करा सकते हैं, रख सकते हैं, तो क्यों ऐसे कानूनों को इतना ढीला छोड़ दिया गया है कि कोई भी शिकारी शिकार करके आए और उसके बाद गवाहों की पेशियां चले, 2-4 पेशी पे गवाह जाते हैं और उसके बाद टक्कर हार जाते हैं। मैं आपकी इस बात का बिल्कुल समर्थन करता हूँ। बिल्कुल लचीला कानून है। इस मामले में पुलिस को कोई ठोस कार्यवाही करनी चाहिए, कोई कानून में बदलाव लाना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होने से पहले अवैध शिकार के जो शिकारी होते हैं उनके मन में एक डर बैठे, ऐसा कृत्य करने से पहले वो 100 बार सोचें। जी नरेश जी, आपको सलमान खान वाला मामला तो पता ही होगा। उस मामले में भी लोगों को ये लगा था कि अगर एक स्टार के ऊपर कार्रवाई होती है तो एक बड़ी नज़ीर पेश होगी, लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसी नज़ीर पेश होती हुई नहीं दिखी। आपको लगता है कि इन मामलों में वाकई, चाहे वो हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी हो या फिर कोई शिकारी हो या इस टाइप के क्रिमिनल्स हों, इन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती, इसकी वजह से भी ये मामले बढ़ रहे हैं और इसी का नतीजा है कि गुनाह में पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ? ये होना जाना कुछ है नहीं, शिकारियों को पता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि शिकार करने वाले शिकारियों को ये भी पता है कि हम शिकार करेंगे, पकड़े गए तो ठीक है, नहीं तो भैया कोई दिक्कत नहीं, केस चलता रहेगा, सालों साल चलता रहेगा, हॉस्टाइल हो जाते हैं। आपने सलमान खान वाले विषय की बात की, वो एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति है सलमान खान, देश के जाने माने कलाकार हैं। तो उनके केस में मीडिया ने जितना ये सब किया, जनता के सामने रखी बातें, या बार बार जो मानव अधिकार आयोग और वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत जो भी ये काम करते हैं, उनका फोकस था, इस वजह से ये इतना मामला खिंचा। नहीं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि यही मामला किसी और के साथ होता तो वो व्यक्ति कब का बरी हो चुका होता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि ये कानून डर पैदा करे, यदि कोई आरोपी ये अपराध करेगा तो उसकी सजा ये मिलेगी, तो निरंतर इन मामलों में कमी आएगी। आप भी इस बात को जानते हैं। यदि कोई भी कानून बना है, किसी कानून में संशोधन हुआ है, तो उसमें कमी आई है। अभी लव जिहाद के विषय में जो मध्य प्रदेश में कानून बना, मैं इस विषय पे जाना नहीं चाहता, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाह रहा हूँ। दूसरे देशों, दूसरे शहरों में जो कानून बना, कमी आई है ना। कमी क्यों आई? क्योंकि लोगों के मन में डर बैठा। मामले हुए उनमें हमने देखा कि उसमें भी कमी आई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केसेस जाने लगे। तो अगर बदलाव होता है तो उसका नतीजा भी दिखता है। नीरज मेरे साथ बने हुए मेरे सहयोगी, मैं उनके पास जा रही हूँ। गांगुली जी, हो सकता है वो आपसे भी कुछ सवाल करना चाहें। नीरज, हाईकोर्ट से अधिवक्ता गांगुली जी हमारे साथ बने हुए हैं। नरेश गांगुली जी बता रहे हैं कि इतनी सख्त नहीं है धाराएं, इतनी सख्त कार्रवाई नहीं है कि आप ऐसे शिकारियों के, ऐसे मंसूबे रखने वालों के हौसले पस्त करें। 7 लोग हथियारों से लैस जंगलों में पहुंचते हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वन अमले को खबर ना हो, लेकिन वो ट्रेंड हथियारे थे या ट्रेंड शिकारी थे। उनको पता था कि कहाँ, किस पॉइंट पर वो फायर करेंगे तो गोली कहाँ लगनी है। उसके बावजूद भी ये जो लचीला, अगर इसे मैं गांगुली जी से समझूं तो क्या इसे हम इस शब्द का प्रयोग करें या ना करें कि जिस तरह से ये एक्ट है या जो कानून है शिकारियों के लिए, ये इतना लचीला है कि उन शिकारियों को फर्क ही नहीं पड़ता, पता है जाएंगे और छूट कर आ जाएंगे। अब तो वैसे भी दूसरा घर बना लिया ऐसे क्रिमिनल्स ने अपना, थाने को, जेल को। जी बिल्कुल पारुल जी, मैं भी गांगुली जी को काफी लंबे समय से समझा था। उन्होंने जिस तरह से जो बातें कही वो कहीं ना कहीं गौर करने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह से जो कानून है वो काफी ढीले काम करता है।
जो है जो शिकारी है, जो आरोपी हैं, थाने जाते हैं और जल्दी बरी हो जाते हैं। उसके बाद तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और सालों केस खिंच जाता है। उसके बाद कहीं गवाह मुकर जाते हैं और जिसके कारण वो बरी हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो हिम्मत है वो उनकी बढ़ाता है। और वही यदि सलमान खान के केस की बात की जाए तो वास्तव में उसमें जिस तरह से जो मीडिया ट्रायल चली और इतना जो हाईलाइट केस हुआ, उसके कारण वो इतना खिंच भी गया। नहीं तो कोई आम आदमी होता तो वो पहले ही जल्दी से जल्दी बरी हो जाता। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको भी लगता है कि फॉरेस्ट विभाग या फिर प्रशासन की कहीं ना कहीं मिली भगत होती है इन सब में? नहीं, गांगुली जी, देखिए मैं नीरज आपसे जी, पूछना चाहूँ। हाँ नहीं, मैं इस बात का समर्थन नहीं करूंगा कि प्रशासन या फॉरेस्ट विभाग की मिलीभगत होती है, क्योंकि जो अपराधी हैं वो अपराधी अपने रसूख का प्रयोग करके या अपने जो उनकी पहुंच है, अप्रोच का प्रयोग करके ये सब हरकतें करते हैं। तो इसमें सरकार का कोई मेरे ख्याल से रोल नहीं होता, ना ही कोई जंगल विभाग का जो आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसका होता है। क्या होता है कि जैसे मैंने कोई क्राइम किया, मुझे लगा कि हाँ मैं फिर करूंगा तो मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, तो इसमें कहीं ना कहीं आप उस चीज को समझें कि ये उनके ईगो वाली बात हो जाती है, रसूख वाली बात। हो सकता है कि कहीं राजनीतिक संरक्षण उनको प्राप्त हो, लेकिन क्लियरली इस बात को कहा नहीं जा सकता नीरज जी। जी बिल्कुल, लेकिन कई खबरें इस तरह की भी निकलकर सामने आई हैं नरेश जी, जिसको हमने भी अपने दर्शकों तक पहुंचाया है, जिनमें कहीं ना कहीं जो ऑफिसर्स हैं, एक वीडियो भी आया था, मैं उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही नीरज, अगर आपको याद हो, जिसमें वो एक छोटे पद का आरक्षक था या फिर वो फॉरेस्ट ऑफिसर था जिसने इस पूरे मामले को उठाया था। हाँ नीरज, और उस मामले में भी जी जी काफी बिल्कुल। काफी ऊपर तक उठा था वो मामला कि किस तरह से ऑफिसर्स की संलिप्तता होती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही मैटर था। जी बिल्कुल। देखिए पारुल जी, जहाँ तक मेरा विचार है, यदि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की संलिप्तता ना हो तो जंगलों में जिस तरह से जंगल जो कम हो रहे हैं वो जंगल कम ना हो, कहीं ना कहीं पेड़ कटने से रोके जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यदि आप जंगल देखेंगे तो जंगल आगे से ज्यादा, जिस तरह से शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि पेड़ जरूर नजर आते हैं, लेकिन जब अंदर जाके देखते हैं तो खाली मैदान नजर आता है और काफी सारे पेड़ आपको कटे दिखाई देते हैं। ऐसी यदि राजधानी भोपाल में भी बात की जाए तो राजधानी भोपाल की भी कई ऐसी जगह है जहाँ पर जो है फॉरेस्ट के अंडर में है और जहाँ पर लगातार जो है पेड़ कटने की बातें सामने आती है। तो कहीं ना कहीं संलिप्तता तो देखिए नजर आती है, लेकिन अब कितनी संलिप्तता है ये कहा जाना मुश्किल है। जी पारुल। गांगुली जी, कई सारे ऐसे बताते हैं कि जितना स्टाफ होना चाहिए, 8,252 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र है जो 16,858 वन कर्मियों के हवाले में है, और इससे ज़्यादा अमले की ज़रूरत है। अमला भी कम है, और वो भी अगर ईमानदार ना हो तो भला क्या कीजिए, ऐसी घटनाएं ना हो या फिर वनों की कटाई ना हो, जंगली जानवरों का शिकार ना हो, तो फिर इस तरह के मामले तो आएंगे। आपका पक्ष इस पर? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, जिस तरह का वन क्षेत्र है, जिस रेंज में फैला हुआ है, उस तरह नियुक्तियां नहीं हुई है, तो ये भी एक इसका बड़ा कारण है। सबसे पहले तो सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए कि हमें अपनी नियुक्तियां बढ़ा के इतने कर्मचारी, इतने अधिकारी, इतने एम्प्लॉइज रखने हैं ताकि ये सब चीजों पे नजर रखी जा सके। और सबसे जो अहम बात मैं आपसे कहूंगा कि कानून को थोड़ा सा आप मॉडिफाइड कर सकते हैं, कानून में थोड़ी सी ऐसा प्रावधान लाके उसको इतना सख्त कर सकते हैं, तब उनके हौसले बुलंद हो सकते हैं। जैसे अभी नईम जी ने कहा कि अधिकारियों या प्रशासन का इसमें सहयोग होता है, मैं पुनः उस बात पे आऊंगा, यदि एक आध कोई व्यक्ति प्रशासन में या नहीं, लेकिन जो ये 4 लोग हैं सर, में इनमें से भी बताया जा रहा है नरेश गांगुली जी कि इनके भी कुछ राजनीतिक रसूखदारों के साथ फोटोग्राफ्स निकले हैं, जो हम गुनाह के बारे में चर्चा कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए मैं अब आप इसकी बात कहूँ कि यदि कोई अपराधी किसी नेता या पुलिस के साथ कोई फोटो खिंचाता है तो मतलब मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ कि मैं किसी को बचाने के उससे नहीं बोलूँ, कल को वो किसी अपराध में संलिप्त होता है तो सीधा ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ इसका इनके साथ संबंध, उसकी तो जांच की जा रही है। और वर्तमान में जो ये कांड हुआ है उसकी जांच एसटीएफ को दी गई है और एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। और मैं ये कहता हूँ कि यदि जिनके नाम उजागर हुए हैं कि इन मामले में वो संलिप्त हैं या अवैध शिकारियों को संरक्षण प्राप्त था, तो उनके लिए भी शासन प्रशासन को कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल नरेश गांगुली जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कठोर कार्रवाई की बात सामने आ रही है, क्या वाकई हमारे कानून, हमारा लॉ इतना सख्त है कि
इन मामलों में शिकारियों को सख्ती से या कड़ी कार्रवाई हो, उनके ऊपर सख्त सजाएं हों। ये कहा जाता है कि शिकारियों पर जो मामले दर्ज होते हैं वो बहुत ही नॉर्मल धाराओं में होते हैं, जिसके बाद वो कुछ दिनों जेल भी रहें। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा मैटर है तो कुछ दिनों जेल रहते हैं, एक बार में ज़मानत हो जाती है 2 एक पेशियों में। बयान भी जो गवाह हैं बयान बदल देते हैं, मामला रफा दफा हो जाता है। कई ऐसे केसेस भी सामने आए हैं। सालों साल फिर या तो पेशियां चलती रहती हैं, लेकिन शिकारी बाहर ही होता है। कोई ऐसा सख्त कानून नहीं है और इस पर भी पक्ष अपना तमाम लोगों ने रखा कि अगर कानून सख्त होगा, धाराओं में जो एक्ट है उसमें संशोधन करके कड़ी धाराएं लगाई जाती हैं, तो ऐसे शिकारियों को उतना बल नहीं मिलेगा जितना अभी वो फ्री होकर हथियारों से लैस होकर जंगलों में पहुंच जाते हैं। और इस मामले में फॉरेस्ट ऑफिसर्स को भी उन पर भी नकेल कसनी होगी कि आखिर इतना बड़ा हमला होने के बावजूद भी कैसे 7 शिकारी हथियारों से लैस होकर जंगलों में घुस जाते हैं और इतनी हिम्मत रखते हैं कि वो पुलिसकर्मियों पर फायर करते हैं। इस मामले में इन्हें सबक देना है तो कड़ी कार्रवाई इनके ऊपर जरूरी है। और इन्हीं पर नहीं, अब इसके बाद जो भी शिकार के मामले में शिकारी पकड़े जाते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसे लोगों के मंसूबों को पस्त किया जा सके। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए थे, गांगुली जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फंदे से बाहर शिकारी कब तक, सवाल बरकरार। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।